वेलकम टू द क्लास ऑफ +2 बायोलॉजी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन का। वो हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले टॉपिक से ही हमने पिछला यही चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने इसका सारा मेल पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका फीमेल पार्ट डिस्कस करेंगे, पिस्टिल पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर मैगोस्पोरेंजियम डिस्कस करेंगे, एम्ब्रियोसेक के बारे में बात करेंगे। ये सारी इसकी फॉर्मेशंस वगैरह, पॉलिनेशन तक हम आज डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज हम डिस्कस करेंगे +2 का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फीमेल पार्ट। उसमें हम देखेंगे पिस्टिल, मैगोस्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसेक और मैगोस्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल मैंने आपको फ्लावर के पार्ट में पीछे बताया था। द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज आल्सो नोन एज पिस्टिल, गाइनोशियम जिसको बोला था। इसके ये पार्ट्स रहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस। जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज ए रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। क्या है ये वो पार्ट है जिसपे पोलन ग्रेन्स पड़ते हैं, उनको ये रिसीव करता है। ये एक्चुअली इनके पास कुछ केमिकल्स रहते हैं, उन केमिकल्स की वजह से मींस कुछ प्रोटीन्स रहती हैं जिनकी वजह से ये सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ से पोलन ट्यूब को अराइज करवाने के लिए हेल्प करते हैं। ये स्टिग्मा का रोल रहता है। इट इज ऑल्सो स्टिकी पार्ट है। उसके बाद स्टाइल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब विच कैरीज द स्टिग्मा अपवर्ड, स्टिग्मा को कैरी करके रखता है ऊपर। और स्टाइल के थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है और वो मेल गैमेट्स को लेके ओवरी के पार्ट तक आती है। और ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर वो फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट को हेल्प करती है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो हेल्प करती है। और ये हमारा ओवरी है। दिस इज सिंपली नोन एज ए पिस्टिल। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ये हमने दिखा रखे हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स वही मैच्योर होने के बाद सीड बनते हैं। और ओव्यूल्स की मैंने ये छोटी छोटी स्टॉक्स जैसी दिखा रखी है, हल्की हल्की सी डंडी जैसी। ये यहाँ से ओवरी की वॉल के साथ यहाँ अटैच कर रही है। ये ओवरी की वॉल के साथ अटैच कर रही है। इस पार्ट को प्लेसेंटा बोलते हैं। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। और इन स्टॉक्स को, ये जो छोटी छोटी डंडियाँ जैसी हैं ओव्यूल्स की, इनको फ्यूनिकुलस भी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड दिस सोलन पार्ट इज नोन एज थैलेमस। दिस इज नोन एज ए पिस्टिल। अब होता क्या है कि ये कुछ प्लांट्स में सिंगल भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोकार्पल्स। सिंगल वालों को बोलेंगे मोनोकार्पल्स। 2 हैं जिनमें बाइकार्पल्स, 3 ट्राइकार्पल्स, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से मल्टीकार्पल्स। बहुत सारे कार्पल्स जिनमें हैं उनको बोलते हैं मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पल्स में कुछ में सिंगल ही सीड भी बनते हैं, ओव्यूल सिंगल भी होते हैं। अगर हम बात करें व्हीट की, अगर हम बात करें राइस की, अगर हम बात करें मेज की, मक्की की, उनमें सभी में सिंगल है। और उनके अलावा कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास फ्रूट्स, प्लांट्स, जिनमें मल्टीपल सीड्स हैं, बहुत ज़्यादा सीड्स हैं। मीन्स लाइक पपाया या वाटरमेलन, इनमें बहुत ज़्यादा है। अब इनके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस करेंगे। ये कार्पल्स सिंगल के बजाय बहुत सारे कार्पल्स हैं, मैनी कार्पल्स, एंड दे आर इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में ही। फ्री कार्पल्स, फ्री है, ऑल द कार्पल्स आर फ्री, एवरी कार्पल इज फ्री, दैट इज नोन एज एपोकार्पस। एंड इट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का एग्जाम्पल है एपोकार्पस। सभी में सेपरेट पिस्टल्स होती हैं, फ्री कार्पल्स होते हैं। क्लियर? सेकेंड इज द ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड, जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है। दीज आर स्टिग्मा एंड ऑल ओवरी में ये जितने भी कार्पल जुड़े, सब जुड़े हुए। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज हिबिस्कस, हिबिस्कस रोज़ा सिनेंसिस, इसका ये एग्जाम्पल है। तो ये हमारे कौन सी बातें आ गई? कार्पल्स की, जिसमें फ्री है, कुछ में ये फ्यूज्ड है। क्लियर बात?
अब हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम की। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम, जो ये पिस्टल की हम अगर बात कर रहे थे, दिस वाज आल्सो नेम्ड एज ए मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कंटेन्स ओव्यूल्स, ओव्यूल्स आर नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इन्हीं को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम को यहाँ पे मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा अलग से दिखाना चाहता हूँ। ये ओवरी का हमने ऐसा कोई सेक्शन लिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, उसमें ओवरी की ये सेंट्रल वॉल है और इसके साथ मैंने ये कुछ ओव्यूल्स बना के दिखा रखे हैं। ये देखिए आप, छोटी छोटी स्टॉक जैसी है ये, इसको स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक, और ये आ गया ओव्यूल। ओके, इस स्टॉक ने ओव्यूल को कैरी कर रखा ऊपर। आपने नॉर्मली कहीं भी आप देखोगे तो इस तरह से छोटी सी स्टॉक होती है। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस। और जहां पे ये अटैच्ड है ओवरी की वॉल के साथ, जहां पे अटैचमेंट है इसकी, उस अटैचमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। यहां से अपना ये नरिशमेंट लेता है प्लेसेंटा के रास्ते से। और ये स्टॉक आ गई फ्यूनिकुलस। अरे ये जो ओव्यूल है, ये इसको हम बोलते हैं, इस ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्लियर बात? इस पार्ट को, इतने से पार्ट को हमने यहाँ पे उठाया और इसकी सेक्शन कटिंग की और ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। अब मैं आपको मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की हम डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, और इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। ये सबसे ऊपर एक छोटी सी स्टॉक, ये वो स्टॉक है जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, यही स्टॉक है। दिस स्टॉक which attaches with the part where it attaches with the ovary, wall of the ovary, is known as, उस पार्ट को हमने क्या बोला था अटैचमेंट वाले पॉइंट को? प्लेसेंटा with the wall of the ovary, and this is known as funiculus। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस बोलते हैं। इस स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। क्लियर? और ये जो फ्यूनिकुलस है, ये जो फ्यूनिकुलस है, ये इस ओव्यूल के साथ जहां अटैच करती है, ये यहाँ, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ये एक अलग नाम से बुलाते हैं। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम। अगर मटर में या ग्राम चने के सीड में अगर आप देखो तो वहाँ पे छोटा सा निशान दिखाई देता है एक, अगर इस तरह का अगर आप देखें थोड़ा सा, ये हल्का सा छेद सा दिखाई देता है और यहाँ पे एक ऐसा निशान सा दिखाई देता है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, इसको हाइलम बोलते हैं ये। और ये जो पोर जैसा दिखता है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल, ये आ गया हाइलम। ये ट्रायंगल सा दिखता है छोटा सा, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा, और ये लाइन जैसी दिखती है बीच में, इसको रेफी बोलते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक छोटा सा एरिया, खाली सा एरिया दिखता है, जिस एरिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसके नीचे इस एरिया को बोल देते हैं माइक्रोपाइलर पोल। इस एरिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल। अब ये फ्यूनिकुलस आ गया, हाइलम आ गया। यहाँ पे ये जो है, ये जो हमने, ये मैंने ब्लू सा ओवल सा स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जो ब्लैक सी लाइन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रखी है, इसमें मैंने कुछ ये थिन वॉल्ड सेल जैसे भी बना रखे हैं। ये इस तरह से ये है पेरेंट काइमेटस सेल्स ऑफ न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये पूरा ऐसे पतले पतले थिन वॉल्ड वाले सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूसेलस। दे प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के लिए जो रोल प्ले करते हैं वो न्यूसेलस प्रोवाइड करता है। और न्यूसेलस में जो ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, यही इसका नरिशमेंट करते हैं। तो ये न्यूसेलस आ गया। न्यूसेलस के बेस पे, दिस इज ए बेसल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस एज वेल एज दिस होल मेगास्पोरेंजियम का ये बेसल पार्ट है। यहाँ से कुछ पार्ट अराइज करते हैं, निकलते हैं,
एक पार्ट ये निकला, ये देखो ये आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एंड ये पूरा यहाँ तक आ गया। दिस इज नोन एज इनर इंटेगुमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इनर इंटेगुमेंट। ये कवरिंग है, ये किसकी? न्यूसेलस की और एम्ब्रोसैक की, प्रोटेक्टिव कवरिंग। और एक और कवरिंग यहाँ से निकलती है, ये दूसरी कवरिंग निकलती है यहाँ से लेके यहाँ तक थिक, ये पूरी ये यहाँ तक, और इस तरह से ये ऐसे ये पूरी। इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आउटर इंटेगुमेंट। दीज आर द टू कवरिंग्स विच कवर द न्यूसेलस एज वेल एज एम्ब्रोसैक। प्रोटेक्ट करते हैं इसको, प्रोटेक्टिव। और अगर सीड की हम बात करें, बाहर में ओव्यूल जो है मैच्योर होने के बाद सीड बन जाता है, तो सीड के बाहर ये बिल्कुल सूख जाती है, पता भी नहीं चलता। और अगर बिल्कुल भीगा हुआ सीड होगा तो जब हम निकालते हैं तो दो लेयर्स निकलती है, कुछ में निकल जाती है, कुछ में नहीं निकलती है। उसी को मैच्योर होने के बाद हम टेस्ट और टैगमेन भी बोलते हैं। चलो वो सीड की जब बात आएगी तब भी डिस्कस करेंगे। ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट। देखो हो क्या रहा है, जब ये यहाँ पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं, ये हल्का सा यहाँ पे छोटा सा गैप छूट रहा है, उस गैप को बोलते हैं माइक्रोपाइल। और यही माइक्रोपाइल मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है। चने के सीड में हल्की सी डिप्रेशन दिखती है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये इस तरह से माइक्रोपाइल होता है, क्योंकि कंप्लीट नहीं टच करते वो आपस में ऐसे टाइटली, और यहाँ जैसे ये छोटा सा गैप छूट जाता है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट साइड जो एरिया रहता है, ये जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड या चलाजल पोल। चलाजल एंड बोलते हैं, चलाजल पोल बोलते हैं। क्लियर बात? एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक कंटेन्स द सेल्स ऑन द टू साइड्स। ये माइक्रोपाइल वाली साइड, ये चलाजल वाली साइड। यहाँ पे 3 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं एग एपरेटस। एग सेल्स, ये एक एग सेल है, ये सिनर्जिड्स हैं। इनको इकट्ठा क्या बोल देते हैं? एग एपरेटस बोल देते हैं, एग एपरेटस। और ये बीच में पोलोन्यूक्लाई है सेंटर में, और ये इसका सेंट्रल सेल है। और ये 3 न्यूक्लियोटाइड सेल जो है वो इस एंड को है, चलाजल एंड को। दीज आर एंटीपोडल सेल्स। लेटर देखो डिजेनेट, मतलब इनका यहाँ रोल नहीं रहता। 3 सेल्स यहाँ पे, 3 सेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे पोलोन्यूक्लाई। ये एम्ब्रियोसैक, एग एपरेटस, एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, पोलोन्यूक्लाई। ये दिस इज न्यूसेलस, inner integument, outer integument. This is the basal part, or known as chalazal end, chalazal pole. This is known as micropyle, micropylar end, and this is known as stalk, which is known as funiculus. Funiculus attaches with the ovule, that is known as hilum. ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। आई होप कि आपको क्लियर पता लग गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, द मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो नाम से ही लग रहा है, मेगास्पोर, मेगास्पोर का सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूसेलस। अभी हमने डिस्कस किया, वो मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोसैक के बाहर के जो सेल्स हैं, ये वही सेल्स हैं, ये वही जो पेनगैमेट सेल्स मैं आपको दिखा रहा था, वो इनमें से ही ये दे आर न्यूक्लियोटाइड सेल्स। एंड अमंग दीज सेल्स द वन ऑफ सेल, एक न्यूसेलस का सेल जो है वो एक प्रोमिनेंट सेल यहाँ पे बन जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और वो सेल्स विद दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद रिच न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ये क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पे एक बन जाता है। एंड दिस सेल बिकम मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन जाता है ये? मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस के सेल्स हैं, दे आर सराउंडिंग द एम्ब्रियोसैक। Among these cells, one of the cell will become enlarged and contain rich cytoplasm with
ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक प्रोमिनेंट बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ इसके पास रहता है। ये सेल हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल विल गो फॉर meiotic 1। ये meiotic डिवीजन के लिए जाता है। इसमें अब 2 सेल बनेंगे। जब meiotic डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, तो इसको बोलते हैं मेगास्पोर डाइड। 2 सेल जब बनते हैं, इसके बाद फर्दर ये meiotic 2 के लिए जाएगा और इट विल फॉर्म द 4 सेल्स एंड इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। क्लियर बात? यहां तक पता लग गया। मेगास्पोर मदर सेल बना। मेगास्पोर मदर सेल के बनने के बाद यहाँ पे meiotic हुई, मीन्स म्योसिस डिवीजन हुई। म्योसिस डिवीजन में इसमें 2 सेल बने, उसके बाद 4 सेल्स बन गए। तो ये डायड और डायड के बाद टेट्राड इसको बोलते हैं। अब ये 4 सेल्स बनने के बाद जो 3 सेल्स यहाँ पे होते हैं, दे स्टार्ट टू डीजनरेट। जो 3 सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होने शुरू होते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और 1 सेल विच इज रिमेनिंग टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड है उस तरफ को एक सेल होता है, दैट गॉट एनलार्ज्ड एंड इट बिकम मेगास्पोर फंक्शनल सेल। ये क्या बन जाता है? मेगास्पोर फंक्शनल सेल बन जाता है। दिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हमारे पास एक मेगास्पोर बन के आ गया। ये प्रोसेस था इसका। क्लियर? नाउ we'll discuss about the female gametophyte and embryo sac। embryo sac और फीमेल गेमेटोफाइट की हम डिस्कशन करेंगे। वही फंक्शनल मेगास्पोर ले लिया हमने। वी विल डिस्कस विद फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर से जब हम ये पूरी एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट शुरू करेंगे, द डेवलपमेंट कैन बी नेम्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर था हमारा, फंक्शनल मेगास्पोर में इट विल गो फॉर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक मींस माइटोसिस, इक्वल रहेंगे अब क्रोमोसोम नंबर। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। 3 डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स 3 होंगी, तीनों सक्सेसिवली चलेंगी। सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर विल अंडरगो विद फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फॉर्म्स 2 न्यूक्लियाई। बोथ द न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। एक माइक्रोपाइलर को और एक दूसरी चलाजल एंड को। एक माइक्रोपाइलर एंड को मूव करेगी और दूसरी चलाजल एंड को मूव करेगी। अब इन्हीं में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन चलेगी। एक से ये 2 बन जाएंगी, यहाँ पे ये डिवाइड की और ऐसे 2 बन गई, यहाँ पे 2 आ गई। ये भी डिवाइड करी और इसने भी यहाँ पे 2 बना दी। तो ये 2 चलाजल साइड पे बन गई, 2 माइक्रोपाइलर एंड पे बन गई। फर्दर फिर से ये डिवीजन के लिए जाएंगी, फिर से ये डिवाइड करेंगी, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। तो 2 से यहाँ पे 4 बन जाएंगी और ये चलाजल एंड पे भी 4 और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 4, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। देखो जब ये डिवीजन चल रही हैं, दीज आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। कौन सी डिवीजन्स हैं ये? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। इनमें क्या चीज नहीं हो रही है? सेल वॉल्स नहीं बन रही है, बिकॉज दे आर फॉलोड बाय न्यूक्लियर ओनली न्यूक्लियर डिवीजन्स, दे आर नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशंस। इस वक्त तक 8 न्यूक्लियाई के बनने तक इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं बना है। अब क्या होता है, इससे बाद की जो स्टेज अब आएगी, जैसे इस तरह से अगर हम बता दें, ऐसे और ऐसे। नाउ द 3 cells remains towards the micropylar end and 3 cells nuclei remains towards the chalazel end, and 2 nuclei, 1 nuclei from the micropylar end migrate towards the center and 1 nuclei from the chalazel end migrate towards the center। ये आ गई 2,
इनको बोलते हैं, यहाँ पे अलग अलग ही बनानी है हमने। दीज आर टू न्यूक्लियाइज विच आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, दोनों पोल्स में से आ गई, दीज आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। नाउ द थ्री सेल्स they are followed, means that they have now enveloped by the cell walls, they are covered by the cell walls। यहाँ पे जो तीन सेल्स हैं जिनको हम एग एपरेटिस का नाम भी देते हैं लेटर ऑन, तीन सेल्स दे आर कवर्ड बाय द सेल वॉल्स, यहाँ पे भी थ्री सेल्स हैं दे आर कवर्ड बाय द सेल वॉल्स, एंड टू न्यूक्लियाई दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी सेल वॉल। 3 + 3 6 सेल्स एंड 2 न्यूक्लियाई, टोटल न्यूक्लियाई कितने हुए 8, उनमें से सेल्स जो covered cell wall, the six cells are surrounded by the cell walls, and 2 polynuclei they are shifting at the center, which are known as polar nuclei। इनको हम polar nuclei बोलते हैं। इसके बाद क्या चेंज आएगा, इसके बाद देखते हैं। वही यहाँ पे हमने एंगल जरा सा चेंज कर दिया, ये माइक्रोपोलर एंड है, ये चलाजल एंड है, ये वाला चलाजल एंड और ये माइक्रोपोलर एंड है। ये these are 3 cells which are known as antipodal cells, these are 2 nuclei polar nuclei, and these are egg apparatus, one is egg and 2 are synergids। इन synergids में ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस बन रही है, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। क्या बोलते हैं इनको, फिलीफॉर्म apparatus। और ये जो फिलीफॉर्म apparatus होता है ये हेल्प करता है, गाइड करता है ये इनकमिंग पोलन ट्यूब को, जो पोलन ट्यूब अंदर आती है उसको गाइड करता है कि उसको किस तरफ को डायरेक्ट करता है कि कहाँ को उसको मूव करना है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवानी है, उसका रोल ये प्ले करता है। और जो सेंट्रल ये जो पोलर न्यूक्लियाई थी दे आर एनवेल्प्ड बाय द लार्ज सेल, दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल। इसको क्या बोलते हैं, central cell, which contains the 2 nuclei। Now the number of cells become 7, 1 2 3 4 5 6, and this becomes 7। 7 cell stays with 8 nuclei। ये है, इस तरह से ये पूरा एम्ब्रियो सैक इसका और डेवलप हुआ। क्लियर, पता लग गया? एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, 2 न्यूक्लियाई बनी, दोनों ऑपोजिट पोल को मूव कर गई। नेक्स्ट सेकेंड डिवीजन में 2 बन गई, दोनों ऑपोजिट पोल पे। उसके बाद थर्ड माइटोटिक डिवीजन में 4 हो गई 2 के बाद, और 4 के बाद एक एक जो पोलर न्यूक्लियाई थी वो दोनों ही पोल से सेंटर को मूव कर गई, पोलर न्यूक्लियाई जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई बन गई। और अभी तक यहाँ पे कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेटर यहाँ पे सेल वॉल बनी, और सेल वॉल जो है वो 3 सेल्स यहाँ पे सेल वॉल से इन्वेल्व हुए, 3 सेल्स यहाँ पे इन्वेल्व हुए, 3 और 3 6 और 2 8, 8 न्यूक्लियाई 6 सेल्स। उसके बाद लेटर क्या हुआ, 3 सेल्स ये, 3 सेल 6 और एक सेल सेंट्रल जो लार्ज सेल साइज का सेल बना उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई भी थी। तो न्यूक्लियाई टोटल 8 और सेल्स की स्टेज अब 7। दिस इज 7 celled with 8 nuclei stays। This is known as the female gametophyte as well as the embryo sac। I hope कि आपको ये clearly पता लग गया होगा। Now we'll discuss the next topic, that is pollination। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सिंपली क्या है, ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। वो चाहे एक ही फ्लावर के साथ हो, चाहे वो किसी दूसरे फ्लावर के साथ हो, एक ही प्लांट पे हो, चाहे वो किसी दूसरे प्लांट पे फ्लावर लगे हो, इस पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। द मूवमेंट और द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है यहाँ पे हमने 3 टाइप से डिस्कस करी है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ द पोलन। पोलन के सोर्सेज, किस किस तरह से पोलन्स रिलीज होते हैं,
किस तरह से वो एक ही फ्लावर के साथ मिलते हैं या दूसरे फ्लावर के साथ जाके मिलते हैं, या क्या कंडीशंस रहती हैं, उनको हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है ऑटोगैमी, दूसरा है गीटोनोगैमी, तीसरा है जीनोगैमी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगैमी की। अब ऑटोगैमी, एक और नाम इसका सेल्फ पॉलिनेशन, इसको किस नाम से बुलाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। मीन्स द pollen grains which are transferred from the anthers of a same flower, anthers of a same flower to the stigma of same flower. This is known as self pollination and the process is known as autogamy. इसको autogamy बोलते हैं। And the examples are Viola, common pansy, and Oxalis and Commelina। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एक और बात बहुत यहाँ पे हल्की सी टिपिकल बात है, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर इन फ्लावर्स विद द एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी और साथ में एंथर्स, ये दीज आर फ्रीली एक्सपोज्ड, खुले हैं ये बिल्कुल। हम ये बोल रहे हैं कि क्या इसमें हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा? ये बड़ा रेयर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ये खुले हैं, जब ये एक्सपोज्ड हैं, तो कहीं से भी किसी भी दूसरे फ्लावर का जो पोलन है वो यहाँ पे आ सकता है। ओके, उसको एयर लेके आ सकती है, उसको कोई दूसरा इंसेक्ट लेके आ सकता है। तो फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है यहाँ पे थोड़ी रेयर हो जाती है कि ये टफ है कि एक्सपोज्ड है, खुले हैं, पार्ट फ्री है, तो हवा कोई भी किसी भी माध्यम के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ आ सकती है। तो ये चीज़ थोड़ा टफ है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होना थोड़ा सा रेयर लगता है इस केस में। जब ये एक्सपोज्ड हो, बंद हो, तो अलग केस होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है छोटी सी, सिंक्रोनी। सिंक्रोनी एक वे है, एक तरीका है जिसमें जो एंथर्स है और ये जो एंथर्स है और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा का ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा का receptive part of the stigma should be ready, prepared on the same time when the anthers get prepared to release their pollen grains. ये और receptive surface of the stigma should be prepared on the same time. सेम टाइम पे अगर प्रिपेयर्ड है तो यहाँ से अगर पोलन्स यहाँ पड़ते हैं और सेम टाइम पे फिर तब फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल। तो इसका ये दिस इज सिंक्रोनी, सिमिलर टाइम पे ये प्रिपेयर होना, इसको सिंक्रोनी बोलते हैं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। अब इनमें हमने क्या ले रखा है, 2 टाइप के फ्लावर्स ले रखे हैं। एक है चेस्मोगैमस फ्लावर, दूसरे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। चेस्मोगैमस फ्लावर्स क्या फ्लावर्स होते हैं? दे रिमेन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर रिमेन्स ओपन फॉर एवर। ये खुले रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलिस के केस में बोलता अगर हम बात डिस्कस करें, देयर ऑल द फ्लावर पार्ट्स रिमेन ओपन। इस तरह से अगर खुले हैं तो पॉलिनेशन तो हो ही रही है। सेल्फ पॉलिनेशन होने के बावजूद जो हम ऑटोगैमी की बात कर रहे थे, क्या बोलता दूसरी कोई पॉलिनेशन पॉसिबल है? हाँ है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। कहीं से भी दूसरे किसी फ्लावर के पार्ट से एंथर जो है वो मूव करके यहाँ पे आ सकते हैं अगर ये खुले हैं तो। ये है, दीज आर नोन एज चेस्मोगैमस फ्लावर्स। और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ये भी थोड़ा टिपिकल है, अच्छा है। क्लिस्टोगैमस का मतलब जो फ्लावर्स हैं ये इस तरह से, ये हमारा स्टिग्मा
और ये अगर हम बात करें ये तो दे आर क्लोज, दे आर क्लोज, इस तरह से ये ऐसे दे रिमेन क्लोज, all the parts of the male or female parts of the flower remain closed. अब क्या होगा? The transference of pollens from this flower, they may be shifted on the stigma of this flower. Pollens shifted on this flower. इस पे ही शिफ्ट करेंगे. इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है सिर्फ. यहाँ पे क्या है? ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल. किसके केस में? क्लिस्टोगैमस के केस में. नो क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी पॉसिबल, क्योंकि हमेशा ही ये फ्लावर के पार्ट बंद रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई चांस नहीं है. तो ऐसा क्या बोलता है? ऐसा भी है कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो और वहाँ पे सीड्स भी बने. यस, इट इज पॉसिबल. द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सीड्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस. द एग्जांपल इज अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली का केस. मूंगफली के केस में, अरेकिस हाइपोजिया के केस में ये क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल है कि सेल्फ पॉलिनेशन के बावजूद भी इसमें सीड्स बनते हैं, नंबर ऑफ सीड्स बनते हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लिस्टोगैमस फ्लावर. इसके साथ हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पार्ट है गिटोनोगैमी. गिटोनोगैमी में क्या है? द ट्रांसफरेंस ऑफ द, अब क्या है, ये एक है, ये फ्लावर्स, transference of the pollens from the flower of one flower to the second flower. एक फ्लावर से कहाँ चला जाएगा? ये है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड दीज आर ये यहाँ से गए, और दिस इज सेकंड फ्लावर. सेकंड फ्लावर में ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी, और ये इस तरह से यहाँ से अंतर गए और दूसरे फूल पे एक ही प्लांट के. द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन्स फ्रॉम द वन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. सेम फ्लावर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ये ट्रांसफरेंस हो रहा है पोलन्स का. हो सकता है यहाँ से यहाँ हो जाए, स्टिग्मा के ऊपर हो जाए. दिस इज नोन एज गिटोनोगैमी. सेम प्लांट के फ्लावर्स में इस तरह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक का ट्रांसफरेंस होना, द पोलन्स इज नोन एज गिटोनोगैमी, एंड दिस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. हाँ, सिमिलर है, मीन्स एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेज, बनाना, प्लांट्स तो सिमिलर है, फ्लावर भी सिमिलर, एक ही फ्लावर का. फंक्शनली तो हम बात देख रहे हैं कि क्रॉस हो रहा है. एक्चुअली अगर क्रॉस होना हो किसी कहीं दूर जाके कहीं दूसरे प्लांट के साथ, बेसिक स्पीसीज सेम है, तो वहाँ पे हम वेरिएशन की बात कर सकते हैं, जेनेटिकली कुछ चेंजेस की बात कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है? फंक्शनली तो बोलता है ये सिर्फ क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, बट जेनेटिकली सेम है. इसमें क्या है? जेनेटिकली सिमिलर रहेगा ये, इसमें वेरिएशन के चांसेस नहीं रहेंगे उस तरह से. फंक्शनली हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, ऐसा दिख रहा है. ओके, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सेम रहेगा. तो दिस इज द केस ऑफ गिटोनोगैमी. ओके, बेशक ऑटोगैमस है, इनवेरिएबली इट इज नोन एज ऑटोगैमस, और इस बिहाफ पे जेनेटिकली अगर ये सिमिलर है तो दिखने में क्रॉस पोलिनेशन लग रहा है. ये है. नेक्स्ट हमारा पार्ट है जीनोगैमी, XENOGAMI, जीनोगैमी. इट अकर्स इन द डिफरेंट प्लांट्स. यहाँ पे एक प्लांट है, दूसरा प्लांट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये फूल, इसके पार्ट आ गए, मेल फीमेल, और ये सारे पार्ट आ गए इस तरह से. सिंपली यहाँ से इस प्लांट से दूसरे किसी प्लांट पे जाके ये पोलन्स ऐसे जाएं.
स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, और हो सकता है कि यहाँ से इस एंथर से, यहाँ पे एंथर है, यहाँ से इसकी मूवमेंट हो और वो इसकी स्टिग्मा पे पड़े, इस तरह से। ये जो ट्रांसपेरेंस है विद इन द डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स इज नोन एज जीनोगेमी, इसको जीनोगेमी बोलते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर कैलोट्रोपिस, आक जिसको बोलते हैं, कॉमन नाम इसका होता है, और कुकुरबिट्स, घिया कद्दूतोरी की अगर हम बात करें, इनके एग्जाम्पल भी सेम रहते हैं जीनोगेमी के केस में। एंड दे आर आल्सो फेवरिंग द क्रॉस पोलिनेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए फेवर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर दोज एजेंट्स विच कॉज द पोलिनेशन, वो कौन से एजेंट है जो पोलिनेशन करते हैं। एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में बातें आएंगी वाटर की, एयर की, ये है नॉन लिविंग। और दूसरा है बायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग, ये लिविंग एजेंसी है। तो एनिमल्स सारे, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के अलावा कोई बर्ड्स हो सकते हैं, अदर मैमल्स हो सकते हैं, दूसरे कोई एनिमल्स हो सकते हैं। द pollination done by the animals or the living beings is known as biotic। अब इसको हमने दो पार्ट में यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। एक है द pollination done with the help of wind, अगर हवा से होती हो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन एनिमोफिली एंड आल्सो सूट द एग्जांपल। में कुछ एग्जांपल भी बताएं और ये बताएं कि किन किन प्लांट्स में विंड के थ्रू होती है। तो बड़े सारे ऐसे प्लांट्स हमें मिल जाएंगे, जैसे कॉर्न कॉब है, या कॉमन ग्रासेस में कॉमन है, ये सारे घास में कॉमन है। उसके बाद दूसरा है वाटर के थ्रू, द पोलिनेशन विच इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की वजह से जो पोलिनेशन होती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। और किन में ये कॉमन है, बेलिसिनेरिया में, हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर के हैं, और दूसरा मैरीन में है सी ग्रासेस। इनमें जो जोस्टेरा का एग्जांपल है वो मैरीन सी ग्रासेस है, मैरीन के एनवायरनमेंट में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं डिस्कस इनकी जो वो विंड के थ्रू होने वाली, इनके एग्जांपल लेके डिस्कशन करेंगे, और वाटर के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशंस है, इसके बाद इनकी डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। पोलिनेशन डन विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होती है, हवा के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स को कैरी किया जाता है और वो स्टिग्मा पे पड़ते हैं। एक और चीज़ का यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि एयर जब कैरी करती है, एयर कैरी करती है, बेशक इंसेक्ट्स कैरी करते हैं। एयर के केस में अगर हम बात करें तो ये जब भी एयर करंट जहाँ मूव करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं, बट टारगेट पे बड़े कम पहुंचते हैं, मतलब स्टिग्मा पे बड़े कम पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा ये वेस्ट होते हैं। और इनको कंपनसेट करने के लिए नेचुरली दे आर रिलीजिंग इन द थाउजेंड्स, हज़ारों के हिसाब से रिलीज होते हैं, तो वो नेचुरली कंपनसेट होते रहते हैं। विंड करंट्स इनको लेके चलती है। और दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन कैन बी नेम्ड एज एबायोटिक पोलिनेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, एबायोटिक, नॉन लिविंग पोलिनेशन हो रही है। अब विंड के थ्रू पोलिनेशन होनी है तो क्या क्या होना जरूरी है। अगर ये नॉन स्टिकी हो, मतलब पोलन ग्रेन्स की बात करें, एक तो वेल एक्सपोज्ड हो। वेल एक्सपोज्ड का मतलब अगर ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स है, ये ऐसे बिल्कुल ये फ्री हो, इस तरह से, इस तरह से फ्री एक्सपोज सरफेसेस हो, जहाँ से पोलन छूट रहे हो, रिलीज हो रहे हो और आराम से हवा इसको कैरी करे। वेल एक्सपोज्ड हो, फेदरी स्टिग्मा हो, फेदरी हो, अगर वो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पोलन ग्रेन है इस तरह से और वो बिल्कुल लाइट वेट हो इस तरह से, और ये फेदरी टाइप का स्ट्रक्चर एक्वायर करे और वो फ्लो करने में, हवा उसको आराम से कैरी करने में हेल्प करे। और सिंगल ओव्यूल वाले हो, अगर इस तरह से हो, ये इस तरह से इसको कैरी करे तो बड़े आराम से। और नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर किसी जगह पे हो, किसी प्लांट पे हो, उसको हम टोटल इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं कि कंप्लीट पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस एक ही जगह पे इकट्ठी हो, तो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और मैक्सिमम वहाँ पे पोलिनेशन हो पाए, और नंबर ऑफ सीड्स भी उस तरह से ज़्यादा बने। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं एक
कॉर्न कॉब का, मक्खी का एग्जांपल लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ये टैजल्स होते हैं और स्टिग्मा स्टाइल, आपने देखा होगा मक्खी के ऊपर जो हम जिसको बोलते हैं कि बड़ा गुच्छे में वो लगे होते हैं। दे आर बेसिकली स्टाइल्स, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवर लॉन्ग स्टाइल्स इसमें रहते हैं। और ऊपर से जो मक्खी के ये मेल पार्ट वहाँ लटके रहते हैं वो एयर से यहाँ पे इतना ज़्यादा गुच्छे की फॉर्म में, दे आर ट्रैपिंग, एयर ट्रैप करते हैं और साथ में सॉरी पोलन ग्रेन्स को भी ट्रैप कर लेते हैं टू डू द पॉलिनेशन। तो ये हेल्प करते हैं इसमें पॉलिनेशन करने में, कॉर्न कॉर्न्स में इस तरह से होती है। और ये कॉमन है ग्रासेस में, घास के जितने भी प्लांट्स की अगर बात करें तो उनमें सभी में कॉमन है। तो कॉर्न का भी ये भी एक ग्रास का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारी है पॉलिनेशन बाय द वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रोफिली। इसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, पानी के द्वारा होने वाली पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। हमारे पास कुछ 30 जेनरा है, मोस्टली जो मोनोकोट्स हैं, मोनोकोटिलेडन जो प्लांट्स हैं, उनमें 30% ऐसे जेनरा हैं जिनमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होती है। और इनमें भी किस किस तरह से कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल इसमें दिखने को मिलते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया है और हाइड्रिला है, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। इनके अलावा जोस्टेरा है, जो मैरीन और सी ग्रासेस जिनको बोलते हैं, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलिसिनेरिया की। वेलिसिनेरिया की लॉन्ग स्टॉक्स होती है फीमेल फ्लावर्स की। अगर हम ये बात करें तो ये काफ़ी लंबी लंबी इस तरह से ये स्टॉक्स रहती हैं इसकी, पानी से ऐसे ये पानी से आ जाती है। और यहाँ नीचे से अगर बात करें इस तरह से वाटर से ऊपर आ जाती है। और इनके पास इस तरह से ये जो पोलन ग्रेन्स वाले जो बॉडीज हैं वो मूव करती हैं एंड दे आर सेडिंग द पोलन ग्रेन्स टूवर्ड्स देयर फीमेल पार्ट। जो फीमेल रिसेप्टिव सरफेस इनका होता है, लंबी लंबी इनकी स्टॉक्स रहती हैं और ये पानी में ही फ्लोट करते हुए ये बॉडीज मूव करती हैं, विच कंटेन द माइक्रोस्पेंजियम्स विद माइक्रोस्पोर्स। ये पोलन ग्रेन्स के साथ ही यहाँ पे निकलते हैं और दे गॉट अटैच विद द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द फीमेल पार्ट। वेलिसिनेरिया के केस में इस तरह से होता है टू डू द पॉलिनेशन, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया का ये बेस्ट एग्जांपल है। वाटर करंट इनको लेके चले जाते हैं और ऐसे पॉलिनेशन करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, सी ग्रासेस की बात करें, इसी तरह से हाइड्रिला में भी इसी तरह का केस है। सी ग्रासेस में जो हम बात कर रहे थे जोस्टेरा की, इसमें जो फीमेल प्लांट है दे आर सबमर्ज्ड बिलो द वाटर, वो पानी के अंदर है ऐसे। ये इस तरह से ये प्लांट्स के जो पार्ट हैं ये नीचे है, दे आर सबमर्जिंग इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर वो सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं। इनमें क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे दे आर रिबन लाइक एंड कैरिड इनसाइड द फीमेल स्टिग्मा। अगर यहाँ पे ये फीमेल का पार्ट है कोई, तो ये रिबन की तरह ऐसे है, दे आर गेटिंग अडेयर्ड विद दिस स्टिग्मा। यहाँ पे अंडरग्राउंड जाके पानी में जाके अटैच करते हैं। अब स्टिग्मा की अटैचमेंट से पहले जो ये रिबन लाइक पोलन ग्रेन का पार्ट है, मेल का पार्ट है, इट इज़ एक्चुअली म्यूसिलेजिनस। इसके बाहर एक म्यूसिलेज की लेयर है जो इसको वेट नहीं होने देता, गिल्ला नहीं होने देता, कवर करके रखता है उसको, वेटिंग से बचाता है। और फिर यहाँ जाके ये इसके साथ फीमेल पार्ट के साथ अटैच करेगा and it do the pollination. This is a simple way to do the pollination in sea grasses. इस तरह से ये pollination करते हैं। सेकेंड केसेस में वेलिसिनेरिया फ्रेश वाटर का केस था जिसमें स्टॉक जो बाहर थी, पानी के ऊपर थी काफ़ी, और उनके साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स की ये बॉडीज थी पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम की, और वहाँ से निकलते चलते हैं, उनके साथ अटैच करते चलते हैं। ये वेलिसिनेरिया का केस था। और इनके अलावा वाटर में पाए जाने वाले और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन अलग तरीके से होती है। वो अलग तरीका क्या है, एक है एंटोमोफिली, दूसरा है एनिमोफिली। एंटोमोफिली होती है इंसेक्ट्स के थ्रू, किसके थ्रू, और एनिमोफिली होती है विंड के थ्रू। हम तो वाटर वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ये वाटर वाले प्लांट्स में इस तरह ऐसा होता है। ये एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे वाटर हाइसिंथ है, आइकोर्निया, क्रेसिप्स, वाटर लिली है, इनमें इनके जो मेल और फीमेल पार्ट हैं दे रिमेन अबव द वाटर लेवल। ये वाटर लेवल के काफ़ी ऊपर रहते हैं
और हवा और इंसेक्ट्स के थ्रू ये पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी इनके एक्सेप्शनल कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद पॉलिनेशन बाय द एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं जूफिली। सिर्फ इंसेक्ट एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स, उसमें वो बीज हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, जिसमें हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, और बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, लेम्यूर्स हैं, या रोडेंट्स हैं, या और जितने भी इस तरह के एनिमल्स हैं, दे आर सो मैनी एनिमल्स, दे डू दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन विच इज नेम्ड एज जूफिली। इसको हम जूफिली बोलते हैं। और इन सब में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज पॉलिनेशन डन विद द हेल्प ऑफ बीज। जो मोस्ट कॉमन है वो है बी, एंड दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली। बीज या इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाली जो पॉलिनेशन है उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं, पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स। एंड द पॉलिनेशन जब इंसेक्ट्स के थ्रू होती है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं उसको? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स the flowers they are getting pollinated by the flies, beetles and other bees. They secrete an odor, एक odor secrete करते हैं to attract the animals, ताकि वो maximum animals उस तरफ आए और they help to do the pollination, ज़्यादा से ज़्यादा वो pollination कर पाए। कुछ plants ऐसे भी हैं, they provide the safe place as a floraliwards। floralivard के तौर पे वो safe place provide करते हैं for other animals to lay their eggs inside the flowers। flowers के अंदर वो egg lay करें। इसमें बेस्ट एग्जांपल है अमोर्फोफेलिस का। अप्रोक्सीमेटली इसके 6 फीट का साइज होता है इस फ्लावर, इसकी इन्फ्लोरेसेंस का। अमोर्फोफेलिस टाइटेनम इसका एग्जांपल है। ये इसका जमीकंद का, जिमीकंद जिसको बोलते हैं, उस प्लांट का ये एग्जांपल है। उनके फ्लावर पार्ट में, ये फ्लोरल पार्ट में एग लेकर जाते हैं और वहाँ पे हैच होने के बाद फिर वो अपनी फर्दर अगली स्टेज जो है यहाँ से लेके निकलते हैं। इसका ही दूसरा एक एग्जांपल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट यूका, जो जिसमें वो कांटे से लगते हैं और बीच में काफ़ी बड़ी इन्फ्लोरेसेंस रहती है। ये मोथ के साथ रहते हैं। मोथ जो बटरफ्लाई होती है, एक दूसरी मोथ होती है। मोथ क्या करती है? दे डिपॉजिट देयर एग्स इनसाइड देयर लोक्यूल्स। उनके लोक्यूल के अंदर वो एग्स डिपॉजिट कर देते हैं, विच हेल्प टू द पॉलिनेशन एंड दे गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम देम एंड देन कम आउट। एंड ये प्रोसेस है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। और वहाँ पे ये अपना नरिशमेंट लेते हैं और नरिशमेंट के बदले में उनके जो लार्वी बनते हैं दे डू द पॉलिनेशन फॉर देयर यूका फ्लावर्स। इनके लिए वो पॉलिनेशन करते हैं और सीड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। एक और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है? सम एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज नेक्टर एंड पोलन रोबर्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, उनको नेक्टर और पोलन रोबर्स बोलते हैं। मतलब एक टाइप के लुटेरे हुए ही, काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लेंगे, प्लांट्स में से लेंगे, नेक्टर ले लेंगे, पोलन्स भी ले लेंगे, बट करेंगे कोई पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करेंगे। सच काइंड ऑफ एनिमल्स आर नोन एज नेक्टर एंड पोलन रोबर्स। इनको पोलन और नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा, समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे ध्यान से, यू विल डेफिनेटली गॉट इट, प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगा। और मैंने आपको बताया ही है कि आप जब भी इसको सुबह के टाइम पे जब हम ये हमारी चलेगी क्लासेस, तो 10 से 11 तक रहेगा टाइम। शाम में 5 से 6 बजे इसका रिपीट टाइम रहेगा। उसके बावजूद भी आप इसको मिस कर देते हैं, या अगर आप दोबारा भी देखना चाहते हैं तो सिटी चैनल का यूट्यूब चैनल है, उसको आप उसके थ्रू रेगुलरली इसको देख सकते हैं जब मर्जी, जितना मर्जी टाइम। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो पार्ट 1 पीछे हमने किया था, पार्ट 2 आज हमने ख़त्म किया, पार्ट 3 हम नेक्स्ट कल करेंगे। उसमें हम कंप्लीट